Okay, now we have this कैपेसिटर चैप्टर. ओके, तो मैं कैपेसिटर के बारे में कुछ फटाफट डिस्कस कर ले रहा हूँ. फिर वही बात है कि मैक्सिमम चीजें आपको पता होंगी. हो सकता है कुछ चीजें आपको इसमें या तो रिकॉल हो जाए, कॉन्सेप्ट या तो दिमाग में आ जाए. ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या है हमारे लिए पढ़ने के लिए. ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है कॉन्सेप्ट ऑफ द कैपेसिटेंस. मैंने आपको समझाया था कि तुम्हारे पास कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर क्या है, मेजर ऑफ एबिलिटी टू स्टोर चार्ज. जैसा कि हम जानते हैं तो Q इज इक्वल्स टू होता है तुम्हारे पास CV. ठीक है, C इज इक्वल्स टू होता है तुम्हारे पास Q अपॉन V. ठीक है, तो अगर आप एक स्फेरिकल कंडक्टर या हाँ स्फेरिकल कंडक्टर अगर आप ले तो आपको पता है कि स्फेरिकल कंडक्टर के लिए जो V का फॉर्मूला है वो है K तुम्हारे पास Q अपॉन तुम्हारे पास R. ठीक है, तो हमें पता है कि एज Q इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो आपका V भी इंक्रीज करेगा. और Q अगर आपका डिक्रीज करेगा तो आपका V भी डिक्रीज करेगा. इट जस्ट लाइक ऊपर वाला बढ़ेगा तो नीचे वाला भी बढ़ेगा. ऊपर वाला अगर अभी 20 है, नीचे वाला अगर अभी 10 है. ऊपर वाला जब 40 हो जाएगा तो नीचे वाला 20 हो जाएगा. ऊपर वाला जब 80 हो जाएगा तो नीचे वाला 40 हो जाएगा. तो 10 टू जा 20, टू जा 40, टू जा. ठीक, तो ये भी 2 के बराबर और ये भी तुम्हारे पास 2 के बराबर. ठीक, तो कैपेसिटेंस जो है ना वो 2 फैराड तुम्हारे पास रहता है. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटेंस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यू और वी से कोई फर्क नहीं पड़ता. कैपेसिटेंस कहता है कि हम क्यू और वी पे डिपेंड ही नहीं करते हैं. क्यू बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा, क्यू घटेगा तो वी घटेगा वाला हिसाब है. तो हम डिपेंड ही नहीं करेंगे. ठीक है, अच्छा, कैपेसिटेंस एक स्केलर क्वांटिटी है. और डायमेंशन की अगर हम बात करें तो देखो, ये तुम्हारे पास चार्ज है, ये पोटेंशियल एग्जैक्टली तुम्हारे पास है, होता कौन है? ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की अगर आप बात करते हैं तो आपको पता है कि W अपॉन तुम्हारे पास जो है क्यू नॉट हुआ करता है. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करें W अपॉन क्यू नॉट हुआ करता है. ठीक, तो यहाँ पे अगर आप V की बात करेंगे तो आप W अपॉन क्यू लिखेंगे. ये यूज कर पता चल जाएगा. क्यू मतलब तुम्हारे पास होता है क्यू इक्वल टू होता है तुम्हारे पास I इंटू टी. इसकी यूनिट कितनी होगी? एम्पियर. और तुम्हारे पास जो है टाइम. ठीक है, एम्पियर सेकेंड. और ये तुम्हारा डायमेंशनल फॉर्मूला होगा. तो और वर्क डन का तो फॉर्मूला पता है, ये फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट से निकालते हैं. यहाँ से आप ये डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं. देखिए, कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला याद ना करके जाइएगा. ठीक है, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला को याद करने का कोई लॉजिक ही नहीं है भाई. वो तो निकाला जाता है और आप इस तरीके से जो है कैलकुलेट आप कर भी सकते हैं हमेशा. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट बात आती है कि जो कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इज फाउंड टू डिपेंड अपॉन ज्योमेट्री. ये ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है, जैसे शेप पे डिपेंड करती है, साइज ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करती है. ठीक है, ऑल्सो ऑन द रिलेटिव सेपरेशन एंड द इंटरवेनिंग मीडियम. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि C इज इक्वल्स टू आने वाले समय में एप्सिलॉन नॉट A इंटू के अपॉन तुम्हारे पास हम लोग D पढ़ेंगे. तो जो A है वो तुम्हारे पास एरिया को इंडिकेट करता है. D जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को इंडिकेट किया करता है. कैपिटल के जो है वो तुम्हारे पास मीडियम को डिपेंड किया करता है ना. रिलेटिव सेपरेशन का मतलब होता है तुम्हारे पास D. इंटरवेनिंग मीडियम का मतलब होता है तुम्हारे पास K की वैल्यू. और तुम्हारे पास शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर एरिया ऑफ द प्लेट के पे डिपेंड किया करता है. ठीक, मैंने आपको पहले बताया. तो यहाँ पे here also on it must be noted that the charges on the plate of the capacitor are always equal and opposite. ठीक है, और hence total charge on it is 0. ठीक है, and all the electric lines of force which originate from one plate terminate onto the next plate. अगर चार्ज दो प्लेट्स पे इक्वल नहीं है हैं और अपोजिट हैं तो सिस्टम विल स्टिल हैव अ कैपेसिटर. सिस्टम के पास कैपेसिटी तुम्हारे पास वही रहेगी. ठीक है, और एक लाइन और है इसके नीचे. ठीक है, बट विल नॉट बी कॉल्ड एज कैपेसिटर. तो अगर हमारे पास दो कंडक्टर हैं और उनके पास अगर चार्जेस इक्वल नहीं है लेकिन अपोजिट नेचर के हैं तो वो तुम्हारे पास कैपेसिटी इसके पास रहेगी और वो कैपेसिटर नहीं कहलाएंगे. तो ये एसर्शन रीजन में जो है पॉइंट उठाया जा सकता है. ठीक है, अब आते हैं तुम्हारे पास आइसोलेटेड स्क्वायर की हम लोग बात कर लेते हैं. तो आइसोलेटेड स्क्वायर से पहले हम जो है आइसोलेटेड स्क्वायर की पहले बात कर लेते हैं. तो V इक्वल टू 1/4 Q अपॉन तुम्हारे पास कैपिटल R. ये हमने आपको पहले भी बताया है. ठीक है, और अगर आप V का यही फॉर्मूला उठा करके यहाँ पे रखेंगे तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आ जाएगा. ठीक है,
और अगर आप इस कंडक्टर को तुम्हारे पास किसी सर्टेन मीडियम में रख देते हैं, इस आइसोलेटेड को किसी मीडियम में रख देते हैं, तो हम इसको लिख देते हैं मीडियम के बाद हम क्या लिखेंगे 4 पाई तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास एप्सिलॉन आर इंटू तुम्हारे पास आर, और आप उसको फिर फाइनली लिख पाएंगे 4 पाई तुम्हारे पास एप्सिलॉन इंटू आर। ठीक है, ये एप्सिलॉन आर की जगह पे आप ये भी लिख सकते थे 4 पाई तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट के इंटू तुम्हारे पास आर, जिसको कि हम अल्टीमेटली यही लिखते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास इस तरीके से हमने लिखा। और जैसा कि हमने अभी यहाँ पे आपको बताया था कि जो तुम्हारे पास कैपेसिटेंस है वो तुम्हारे पास सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, सराउंडिंग मीडियम पे तुम्हारे पास डिपेंड किया करता है वो साइलेंट शेप और साइलेंट शेप ऑफ द कंडक्टर। साइलेंट शेप ऑफ द कंडक्टर अगर तुम्हारे पास स्फेरिकल वाले पार्ट की बात हो रही है ना, तो ये रेडियस एग्जैक्टली होता है। साइलेंट शेप ऑफ द कंडक्टर का मतलब होता है तुम्हारे पास जो है रेडियस। सराउंडिंग मीडियम तो आपको मैं बता ही रखा हूँ, मीडियम प्रेजेंस ऑफ द अदर कंडक्टर्स नियर बाय। ये मैंने कॉपी में समझाया हुआ है कि एक कंडक्टर रखा हुआ है, या फिर दूसरे केस में कंडक्टर के बाजू में एक अनचार्ज कंडक्टर रखा हुआ है, या तीसरे केस में कंडक्टर के बाजू में एक तुम्हारे पास जो है एक अर्थड कंडक्टर रखा हुआ है, तो एग्जैक्टली क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने वहां पे पूरा एक्सप्लेन किया है, वहां से आप जरूर देख लीजिएगा इसको। ठीक, नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर मैंने डिराइव करवाया था। ठीक है, आपको तरीका मैंने आपको डिराइव करवाया था, उसमें बस मैंने ये करवाया था कि भाई ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये तुम्हारे पास फील्ड लाइंस तुम्हारे पास यहाँ पे जा रही होती हैं। ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा अपॉन तुम्हारे पास 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इस छोटे से पार्ट में यहाँ पे अगर देखूं तो यहाँ पे कैसा माइनस क्यू चार्ज है, तो फोर्स कितना होगा तुम्हारे पास क्यू इंटू तुम्हारे पास ई होगा। ठीक है, और ये फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी इधर। ठीक है, तो क्यू इंटू तुम्हारे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, क्यू इंटू क्यू अपॉन तुम्हारे पास ए, और ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना क्यू स्क्वायर 2 तुम्हारे पास जो है एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारे पास आप यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये तो हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला निकाला है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला थोड़ा निकाल लेना। ठीक है, क्योंकि इसको याद कर पाना थोड़ा सा जो देखिए जो है मुश्किल हो जाएगा, याद आप उसको मत करिएगा। ठीक है, अच्छा, फिर इसको यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक, तो हम जानते हैं एक टर्म आता है तुम्हारे पास एनर्जी डेंसिटी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास आ गया। अब ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी पार्ट है, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो है डायरेक्टली अपने कोर्स में है नहीं, मतलब है मेन से कोर्स में है, पर इसमें बोर्ड के कोर्स में नहीं होता है, तो उसके बारे में पूछा जाना थोड़ा सा कम चांस है। ठीक है, अच्छा, तो ये तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स का फॉर्मूला है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि तुम्हारे पास एक ये पर्टिकुलर फॉर्मूला भी यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यहाँ पे इसको ये यहाँ पर कैसे लिखेंगे, अगर आप देखेंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो निकल के आएगा। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्मूले सब कन्वर्ट करके चाहे तो उसका लिख सकते हैं। ठीक, अगला देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक इसमें पार्ट आता है तुम्हारे पास किसका, एनर्जी का। ठीक है, तो एनर्जी वाले पार्ट में आप देखिए अच्छे से जानते हैं एनर्जी वाले पार्ट में क्या क्या है कि एनर्जी वाले पार्ट में ना हम लोग एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटर जो देखते हैं, तो 1/2 तुम्हारे पास क्यू स्क्वायर बाय सी होता है, या फिर तुम्हारे पास 1/2 तुम्हारे पास सी वी स्क्वायर होता है, या फिर 1/2 तुम्हारे पास जो है क्यू वी होता है। अगर कोई बच्चा कहता है कि हमको ये सारे फॉर्मूले नहीं याद रहते, तो कम से कम इतना तो ध्यान रहेगा ना कि एक फॉर्मूला तो ध्यान ही रख लो, 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी ध्यान रख लो। ठीक है, 1/2 क्यू की जगह क्या होता है सीवी का हो, सीवी होता है, तो सीवी का होल स्क्वायर कर लो, तो 1/2 तुम्हारे पास सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 तुम्हारे पास सी वी स्क्वायर हो जाएगा। अब तुम ये जानते हो कि 1/2 सी वी इंटू तुम्हारे पास वी लिख सकता हूँ मैं, और इसे लिख सकता हूँ क्या 1/2 तुम्हारे पास क्यू वी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो कई बच्चे कहते हैं कि हमको मल्टीपल फॉर्मूले याद नहीं रह पाएंगे, तो आप इस तरीके से जो है फॉर्मूलों को ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, ये एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है। ठीक, तो आपको पता है कि ये हमारे पास है। अब जैसे मान लो कि कोई एक कैपेसिटर लगा हुआ है और उसके साथ तुम्हारे पास कोई एक बैटरी लगी हुई है। ठीक है, इस तरीके से तो आपसे कई बार पूछा है कि चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी कितनी होती है ना, चार्ज तुम्हारे पास सप्लाइड, ठीक है, चार्ज सप्लाइड बाय तुम्हारे पास बैटरी तुम्हारे पास कितनी होती है, ये आपने देखा है, तो ये होता है क्यू इंटू तुम्हारे पास कितना सी इक्विवेलेंट है ना, क्यू इंटू तुम्हारे पास सी इक्विवेलेंट तुम्हारे पास होता है चार्ज सप्लाइड बाय तुम्हारे पास बैटरी। ठीक है, तो
एक मिनट, चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इक्वल्स टू होता है तुम्हारे पास क्यू, सॉरी सी इक्विवेलेंट इंटू वी होता है, ठीक है, सी इक्विवेलेंट इंटू तुम्हारे पास वी होता है। तो चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी तुम्हारे पास कितना होता है, ये होता है तुम्हारे पास सी वी, क्यू इक्वल्स टू सी वी, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्क डन बाय द बैटरी कितना है, तो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, आगे बात करते हैं। एक टर्म आता है जिसे हम लोग कहते हैं तुम्हारे पास एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं टर्म को, ठीक है। अब ये एनर्जी डेंसिटी एग्जैक्टली क्या है आगे डिस्कस हुआ है, तो देखिए आगे जरा। एनर्जी डेंसिटी कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज रिंग है यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से। और एरिया डिवीजन कॉमन पोटेंशियल चार्ज पोटेंशियल लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसमें नहीं हुआ, यहीं पे लिख देता हूँ, यहीं डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट है अपना एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला तुम्हारे पास ध्यान रखिएगा कि हाफ ऑफ द एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास जो है ई स्क्वायर, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, ये होता है तुम्हारे पास एनर्जी अपॉन तुम्हारे पास जो है क्या वॉल्यूम, ठीक है। और उसको हम लोग स्मॉल यू से डिनोट किया करते हैं, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी का ये फॉर्मूला हुआ करता है। अच्छा, नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास इफेक्ट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, ठीक। सो डाइलेक्ट्रिक्स तुम्हारे पास क्या है, ये नॉन कंडक्टर्स हैं अप टू अ सर्टेन वैल्यू ऑफ फील्ड डिपेंडिंग अपॉन नेचर। अगर फील्ड एक्सीड्स करती है तो यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की यूनिट इधर पूछी जाएगी, ऐसा बहुत चांसेस है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रेयर पे टॉपिक चला जाता है, ये बात रेयर चली जाती है कि बच्चे को ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ऐसा है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की यूनिट वही यूनिट होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है, ठीक है। एंड दे लूज देयर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी एंड बिगिन टू कंडक्ट। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो मैक्सिमम फील्ड है जो कि तुम्हारे पर डाइलेक्ट्रिक चाहता है कि उसको मिले। इससे ज्यादा अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आप देंगे तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तुम्हारे पास डाइलेक्ट्रिक पे, वो तुम्हारे पास, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स जो डाइलेक्ट्रिक पे होंगे फ्री तो होंगे ही नहीं एग्जैक्टली तुम्हारे पास, क्योंकि चल बल तो पाएंगे नहीं, तो मतलब बाउंडेड रहते हैं, राइट। तो वो तुम्हारे पर डिटैच कर लिए जाएंगे और मीडियम को कंडक्ट कर देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई डाइलेक्ट्रिक सिस्टम का क्या प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रिक सिस्टम का ये है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी टॉलरेटेड बाय द डाइलेक्ट्रिक सो दैट वो अपनी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को रिटेन रख पाए, उस पर्टिकुलर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोला करते हैं, ठीक है। So dielectric strength is defined as the maximum value of the electric field that a dielectric can withstand without any breakdown. Breakdown का मतलब है dielectric should not lose its property, ठीक है। So unit is तुम्हारे पास क्या, वोल्ट पर यूनिट मीटर, यूनिट तुम्हारे पास क्या होती है, वोल्ट पर मीटर होती है, ठीक है। और ये तुम्हारे पास डायमेंशन होंगे डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट है वही होंगे डायमेंशन, ठीक। नेक्स्ट आता है पोलर डायलेक्ट्रिक। अच्छा, पोलर डाइलेक्ट्रिक में और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है। मैंने एक पार्ट बहुत डिटेल में पढ़ाया था, ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन होना तो नहीं चाहिए बट फिर भी है। तो ध्यान रखना कि तुम्हारे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आप एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड को ही कंसीडर करने वाले हो पहले। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो बता देंगे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, बात कर रहे हैं पोलर मॉलिक्यूल की, centers of the positive and negative charges do not coincide in these atoms। पोलर मॉलिक्यूल्स में, पोलर तुम्हारे पास मॉलिक्यूल्स में सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज कंसाइड नहीं करता है, ठीक है। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कंसाइड करता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। अच्छा, और मॉलिक्यूल्स ड्यू टू द एसिमेट्रिक शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एसिमेट्रिक शेप ऑफ द मॉलिक्यूल होता है। ये तो केमिस्ट्री वाला पार्ट है, ये आपको प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। सो इन्होंने क्या बताया, ईच मॉलिक्यूल हैज अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं, तब उसके बिना ही तुम्हारे पास जो पोलर मॉलिक्यूल है अपने पास एक नेट डाइपोल मोमेंट रखता है। मतलब कि तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से नेट माइनस नेगेटिव पॉजिटिव है ना, नेगेटिव पॉजिटिव है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, और ये तुम्हारे पास नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे पास जो है इस तरीके से तुम्हारे पास डाइपोल मोमेंट तुम्हारे पास होगा, ठीक। द डाइपोज आर रेंडमली ओरिएंटेड। डाइपोज जो है वो रेंडमली ओरिएंटेड रहते हैं, इसीलिए तुम्हारे पास, इसीलिए तुम्हारे पास ऑन एन एवरेज, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो हो जाता है। मतलब कि तुम्हारा इंडिविजुअली एक एक मॉलिक्यूल का देखोगे तो उसके बाद परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे पास अभी भी फील्ड आपने हमने लगाई तो है नहीं, ठीक है, अगर रैंडम ओरिएंटेशन को देखा जाए तो नेट डाइपोल मोमेंट तुम्हारे पास जो है कितना हो जाएगा, वो तुम्हारे पास जीरो हो जाएगा, ठीक है। या तुम आप एवरेज डाइपोल मोमेंट तुम्हारे पास बोल सकते हो। अच्छा, इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डाइपोल तुम्हारे पास प्रॉपरली अलाइन हो जाते हैं। इस तरीके से डाइपोल जो है
वो तुम्हारे पास जो है प्रॉपर्ली अलाइन हो जाते हैं, और जब डाइपोल तुम्हारे पास प्रॉपर्ली अलाइन होंगे तो क्या होगा, डाइपोल तुम्हारे पास प्रॉपर्ली अलाइन हो जाएंगे तो एक नेट डाइपोल मोमेंट तुम्हारे पास डेवलप हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास पोलर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में पहले पोलर मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं कि द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज कंसाइड करता है इन एटम्स में, क्योंकि ये सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स तुम्हारे पास सिमेट्रिक होते हैं। एंड दूसरी बात, तुम्हारे पास इनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का जो सेंटर है तो वह कंसाइड करता है इन द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड होने पे इन द नेट डाइपोल मोमेंट तुम्हारे पास जीरो रहता है। ठीक है ना। और जब तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है, तो बिफोर द बिफोर तुम्हारे पास होता है तुम्हारे पास ये, ठीक है, बिफोर होता है तुम्हारे पास जो है ये होता है, और इन द और ये तुम्हारे पास होता है जब ई तुम्हारे पास जीरो होती है। जब ई तुम्हारे पास जीरो नहीं होती है तो क्या होगा, नेगेटिव 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 और नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये इस तरीके से तुम्हारे पास डाइपोल मोमेंट आता है, और नेट डाइपोल मोमेंट तुम्हारे पास डेवलप हो जाता है और वो जीरो नहीं होता। ठीक है, आई बात समझ में, है ना। तो अब ये तुम्हारे पास आ गया है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के लिए। तो ध्यान रखिएगा कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे एक्वायर इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू शुड कंसीडर दिस। ठीक, अच्छा नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल चार्ज ड्रॉप्स। ठीक है, अच्छा इस पे मुझे ऐसा लगता है कि इस बार सवाल बनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक ऐसा टॉपिक है जो कि उतना नहीं पूछते हैं, बट तुम्हारे पास पूछा जो जा सकता है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास एन छोटे छोटे ड्रॉप अगर मिलकर के एक बड़ा ड्रॉप बनाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो वॉल्यूम कंजर्व होगा, सबसे पहली बात तो वॉल्यूम कंजर्व होगा। ठीक है, कैपिटल एन इंटू वॉल्यूम ऑफ तुम्हारे पास स्मॉल ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ तुम्हारे पास जो है बिगर तुम्हारे पास ड्रॉप। ठीक है, यहाँ से आप कैपिटल आर और तुम्हारे पास स्मॉल आर में रिलेशन निकाल लेते हैं। चार्ज ऑन अ सिंगल ड्रॉप होता है स्मॉल क्यू, चार्ज ऑन अ सिंगल ड्रॉप होता है स्मॉल क्यू, इसको आप एन से मल्टीप्लाई करते हैं, और तुम्हारे पास बिगर चार्ज का बिगर ड्रॉप का चार्ज भी आ जाया करता है। तो ये रहा इनके रेडियस का रेशियो, ये रहा इनके चार्ज का रेशियो। ठीक, अब बड़े आराम से आप इसको क्या नाम है, इनके कैपेसिटेंस का रेशियो, इनके सरफेस डेंसिटी का रेशियो, इनके इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो, इनके पोटेंशियल का रेशियो बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। वो एग्जैक्टली आप कैसे निकाल सकते हैं, आप देखो सिंपल सी बात है कि अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो C इक्वल्स टू 4 पाई तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4 पाई तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R की जगह पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा n की पावर तुम्हारे पास 1/3 स्मॉल r आ जाएगा, है ना। और अगर देखा जाए तो 4 पाई तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है, इनटू तुम्हारे पास n की पावर 1/3 आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, ये हो जाएगा c तुम्हारे पास बिगर ड्रॉप, c तुम्हारे पास बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू c इंटू n की पावर 1/3। देखो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे डेवलप हो गया। ठीक है, तो एग्जैक्टली आपको कोई फॉर्मूला बैठ रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आप ध्यान रखो कि चार्ज कंजर्वेशन और वॉल्यूम कंजर्वेशन रहता है। जब कई सारी छोटी छोटी ड्रॉप तुम्हारे पास क्या नाम है कंबाइन होकर के बड़ी ड्रॉप बना रही होती है ना, तो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है तुम्हारे पास चार्ज कंजर्वेशन और एक होता है तुम्हारे पास क्या, वॉल्यूम कंजर्वेशन होता है। ठीक है, एक होता है चार्ज कंजर्वेशन, एक होता है वॉल्यूम कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन से ये बात देखी, वॉल्यूम कंजर्वेशन से ये बात देखी, यहाँ से दो बातें निकाली। अब दो बातें निकाल करके हम कैपेसिटेंस, सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल सबकी बात कर पाएंगे, है कि नहीं, सबकी बात हम यहाँ पे कर पाएंगे। तो अब जैसे मान लो यहाँ पे अपन लोग को ये अपन लोगों ने देखा, अब मान लो कि हमें पोटेंशियल के बारे में देखना है, तो हमें पता है कि Q इज इक्वल टू तुम्हारे पास होता है CV। ठीक है, तो CV है ना, और तुम्हारे पास हमको VB देखना है, और तुम्हारे पास ये Q लिखा हुआ है, तो Q की जगह पे कितना हो जाएगा, ये NQ हो जाएगा। CV की जगह पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n की पावर 1/3, तो बस C हो जाएगा। अब VB हमको देखना है। ठीक है, तो अगर हम स्मॉल ड्रॉप के लिए लिखे होते तो क्या लिखे होते, क्यू अपॉन तुम्हारे पास v इज इक्वल टू तुम्हारे पास c लिखे होते। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा क्यू अपॉन तुम्हारे पास c, n की पावर 1/3 इज 2/3 इज इक्वल टू कितना vb, और q बाई c कितना होता है, q बाई c होता है तुम्हारे पास जो है v होता है, तो v b इज इक्वल टू कितना होता है, n की पावर तुम्हारे पास 2/3 तुम्हारे पास v हो जाता है। ये भी देखो निकल के आ गया। ठीक है, ये भी बड़े आराम से निकल के आ गया। तो मेरे हिसाब से इस बार बहुत मुझे चांसेस लग रहे हैं कि वो तुम्हारे पास
आइडेंटिकल चार्ज टाइनी ड्रॉप्स पे जो है सवाल बनाए, ठीक है। हालांकि मैंने वो क्वेश्चन कराए हैं, ऐसा नहीं कि मैंने क्वेश्चन नहीं कराया, मैंने अपनी तरफ से पूरा करा के रखा है। अब बात ये है कि आप उसको प्रैक्टिस कर लें अच्छे से, ठीक है। इन वीडियोस को भी देख लें, कोई पॉइंट अगर मेरे से मिस हो गया है, हो सकता है ना, हो सकता है आपसे मिस हो गया हो, मैंने लिखवाया हो आपसे मिस हो गया है ना, तो आप उसको जरूर नोट कर लेंगे। ठीक, ठीक है, मेरी बात समझ में। और सिग्मा की बात कर लेते हैं। तो सिग्मा होता है तुम्हारे पास जो है चार्ज तुम्हारे पास पर यूनिट एरिया, ठीक है। चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, तो ये होता है पाई तुम्हारे पास आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम सिग्मा बिगर ड्रॉप की बात कर लेते हैं तो 4 अपॉन तुम्हारे पास एरिया होता है, ठीक है। ये हो जाएगा क्यू, तुम्हारे पास होता है कितना, ये होता है तुम्हारे पास एन क्यू, और ये होता है तुम्हारे पास एरिया पाई तुम्हारे पास कैपिटल तुम्हारे पास आर का स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया है एन क्यू, ठीक है। पाई तुम्हारे पास कैपिटल आर की जगह कितना, ये तुम्हारे पास एन की पावर तुम्हारे पास 2/3 इंटू तुम्हारे पास जो है आर स्क्वायर, तो ये कितना हो गया एन की पावर कितना 1/3, राइट। सो 1/3 तुम्हारे पास क्यू अपॉन क्यू अपॉन तुम्हारे पास कितना, क्यू अपॉन पावर पाई आर स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया एन की पावर 1/3 और ये हो गया हमारा सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा बी इक्वल्स टू एन की 1/3 बराबर सिग्मा, ये भी आ जाएगा उसी तरीके से, ये भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो बड़े आराम से जो है आप निकाल सकते हैं, तो इनमें जरूर ध्यान दीजिएगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। व्हेन द सोप बबल इज चार्ज्ड, अगर सोप बबल को चार्ज किया जाता है, इधर पॉजिटिवली चार्ज किया जाता है या नेगेटिवली चार्ज किया जाता है, तो उसका साइज रेडियस इंक्रीज करता है, और पॉजिटिव चार्ज किया जाता है तो इफेक्टिव मास घटा है, नेगेटिव चार्ज करा जाएगा तो इफेक्टिव मास बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगला, if one of the plates of the parallel capacitor slides parallel to the other, then C तुम्हारे पास decreases, ठीक है। अच्छा, अब ये तो आपको देखिए पता ही है कि इसमें अगर हम डिपेंडिंग फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें कि भाई कौन कौन से जो है फैक्टर जो है डिपेंडिंग नेचर के हैं, ठीक है। और उसमें क्या क्या रहता है, तो मैं आपको जो है अभी यहाँ पे बताता हूँ। हम्म, पहले तो बात अगर हम करें, हाँ, सी इक्वल्स टू तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी तुम्हारे पास जो है फॉर्मूला है, ठीक है। सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी तुम्हारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है। इसमें एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस होती है, ठीक है ना। और ए तुम्हारे पास जो है एरिया, डी का डिस्टेंस, सी को क्यू और वी से मतलब नहीं है, एरिया से मतलब है, डिस्टेंस से मतलब है, मीडियम से मतलब होगा, ठीक है। सो इफ वन ऑफ द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्लाइड्स पैरेलल टू द अदर, देन सी डिक्रीजेस, ठीक है। अगर ये ऊपर चली जाएगी, ये नीचे चली जाएगी, तो इनका जो संपर्क वाला एरिया होगा वो कम हो जाएगा। मान लो कि 2 मीटर स्क्वायर तुमने इधर से खराब कर दिया, 2 मीटर स्क्वायर तुमने इधर से खराब कर दिया एरिया, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास सिंपल सी बात है, एरिया जो आ रहा है सामने वो कम हो गया, ठीक। तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, सी तुम्हारे पास डिक्रीज करेगा, ठीक। इफ बोथ द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर टच्ड, अगर दोनों ही प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को टच कर दिया जाएगा एक दूसरे से, तो रिजल्टेंट चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारे पास हो जाएगा कितना, 0, ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज शोन। जो नॉन यूनिफॉर्मिटी है इलेक्ट्रिक लाइंस के द बाउंड्री ऑफ द प्लेट्स को नेग्लिजिबल है, ऐसा से पूछा जा सकता है कि जो एट द एज ऑफ द प्लेट पे तुम्हारे पास जो फील्ड लाइंस होती हैं, क्या वो तुम्हारे पास स्ट्रेट रहती है, नहीं नहीं नहीं, वो तुम्हारे पास हो जाती है कर्व, लेकिन उस इफेक्ट को नेग्लिजिबल कर दिया जाता है, नेग्लिजिबल माना जाता है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द लेंथ ऑफ द प्लेट्स, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जो तुम्हारे पास डी है, ठीक है, डी को तुम्हारे पास प्लेट्स की लंबाई, डी को तुम्हारे प्लेट्स की लंबाई कंपेरिजन में बहुत कम माना गया है, ठीक है। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए सबसे मेन assumption क्या है, वो ये है कि जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स होती है ना, उसको तुम्हारे पास लेंथ ऑफ द प्लेट के कंपैरिजन में बहुत ही कम माना गया है, ठीक। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास यहाँ पे कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड अपॉन थिकनेस एंड नेचर ऑफ द मेटेरियल ऑफ प्लेट। प्लेट की तुम्हारे पास थिकनेस कितनी है, ठीक है, वो कितनी मोटी है, ये जो थिकनेस है ना, ये कितनी मोटी है, और नेचर ऑफ द मेटल ऑफ द प्लेट्स क्या है, इस बात पे डिपेंड नहीं करता, इस बात से जो है डिपेंड नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, तो मैंने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये पता ही है, फोर्स बिटवीन द प्लेट पता ही है, ठीक। प्रेशर ऑन द प्लेट्स की जरूरत नहीं है तुमको इतनी, ठीक है। अच्छा, ये तुम्हारे पास आता है पार्ट, इसको काफी इंपॉर्टेंट है, ये अभी आप देखिए जरा।